हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों फाइनली आप सभी के डिमांड पर मैं क्लास 12th केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी वीडियो बनाना चालू कर दिया हूं। आज की इस क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, जो कि क्लास 12th की होने वाली है। इसमें जो चैप्टर 1 होता है, जैसे कि आप जानते हैं आपकी जो क्लास 12th केमिस्ट्री है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आपका कौन सा है, तो सॉल्यूशन है यानी विलयन है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 विलयन यानी सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स और प्लस एमसीक्यू। इस चैप्टर से मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर ही है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो ये चैप्टर मैं आपका पूरा रिवाइज करा दूंगा, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, कि हम आपके लिए सभी शॉर्ट नोट्स के ऊपर एक एक करके वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, सो आप टेलीग्राम पर जाकर इन्हें ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो है विलयन की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो है विलयन के बारे में लिख रखा है। विलयन आखिर होता क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ये समांगी क्या होता है, देखिए दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, है ना। तो समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जैसे समअंगी। इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, समअंगी, यानी कि एक ऐसा विलयन जिसके जो है सभी अंगों में पदार्थ की मात्रा समान हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप पानी में नमक घोल देंगे तो नमक का टेस्ट जो है पानी के पूरे वाटर में ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि पहला घूंट पिएंगे तो ज़्यादा नमक आएगा और दूसरा घूंट पिएंगे तो कम आएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। तो इसका मतलब वो हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, समांगी मिश्रण का, है ना। और प्लस आपको ध्यान देना है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए हमें ये भी मेंशन करना होता है कि समांगी है या विषमांगी, है ना। विषमांगी विलयन कभी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। हम जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए उदाहरण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि H2O + NaCl, यानी कि जल में हम नमक घोल सकते हैं, तो वो कौन सा उदाहरण हो जाएगा, वो हो जाएगा समांगी मिश्रण का उदाहरण, है ना, जो कि विलयन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम जो है चीनी को भी घोल सकते हैं जल में, तो जल में H2O + C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो चीनी का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। और जल में हम ग्लूकोज को भी घोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए C6H12O6, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। आप सभी बेसिक फॉर्मूलेज को याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर वायु भी हमारा क्या है, समांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो ये भी हमारा एक विलयन का टाइप हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे विलयन क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलायक और विलेय, है ना। विलायक और विलेय क्या होता है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विलेय और विलायक का ही पूरे चैप्टर में खेल होने वाला है। तो देखिए विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में हो, यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उसमें जो है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमारा विलायक कहलाएगा, यानी सॉल्वेंट। ओके, और विलेय यानी सॉल्यूट। ध्यान देंगे, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, उसे हम विलायक कहते हैं। और किसी विलयन में अगर जो कम मात्रा में होता है, देखिए जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, देखिए विलायक इसमें ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं और विलेय इसमें कम अक्षर आ रहे हैं, तो यानी कि ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि जल व नमक के विलयन में जल विलायक और नमक विलेय। ऐसा क्यों, देखिए जल अधिक मात्रा में होगा, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि नमक ज़्यादा होगा और जल कम होगा तो विलयन ही नहीं बन पाएगा, है ना। तो जल हमारा ज़्यादा मात्रा में होता है और नमक हमारा कम मात्रा में होता है। तो ज़्यादा मात्रा में कौन है, जल, तो जल क्या हो गया, विलायक। कम मात्रा में कौन है, नमक, नमक क्या हो गया, विलेय। यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और एक बात और आपको बता दें, जो आपका जल होता है ना, वो ज़्यादातर केसेस में विलायक का ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान देंगे, जो आपका जल है ना, वो ज़्यादातर जो है विलायक का ही कार्य करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तनु व सांद्र विलयन। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तनु व सांद्र विलयन। ये होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम व सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है।
यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो तनु विलयन होता है वो पतला विलयन होता है ना, और जो सांद्र बोले तो गाढ़ा विलयन है ना। अब आप जानते ही हैं, अगर आप जो है 2 गिलास लेंगे और दोनों गिलास में क्या करेंगे, एक गिलास में आप ज़्यादा जो है चीनी डाल देंगे या नमक डाल देंगे और दूसरे गिलास में आप कम चीनी या नमक डालेंगे, तो जो गाढ़ा विलयन होगा ना उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे, और जो पतला विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। यही आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पॉइंट है, देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। इन्हें समझ लेते हैं, ये काफ़ी आसान है। देखिए संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, विलय की अधिकतम मात्रा। देखिए विलय की मात्रा जो है अधिकतम होती है ना, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम हो, मैक्सिमम पॉइंट तक हो ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे, यानी उससे ज़्यादा हम नहीं घोल सकते है ना। अब देखिए असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, विलय की मात्रा अधिकतम से कम हो, यानी कि हमने जो है संतृप्त विलयन में क्या बोला, देखिए विलय की मात्रा अधिकतम हो यानी मैक्सिमम हो, उससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते, तो उसे तो हम संतृप्त विलयन कहेंगे। लेकिन असंतृप्त विलयन उसे कहेंगे जिसमें कि विलय की मात्रा अधिकतम से कम, यानी कि संतृप्त से थोड़ी सी कम हो, तो उसे हम असंतृप्त कहेंगे। और बात करते हैं अति संतृप्त विलयन की। दोस्तों अति संतृप्त विलयन में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए विलय की मात्रा संतृप्त से भी अधिक हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। किसी चीज़ की अति हो जाना है ना, बहुत ज़्यादा हो जाना, तो उसी को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन की मात्रा जो है संतृप्त विलयन से अधिक, यानी हमने बोला था संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, विलय की मात्रा अधिकतम होती है। हम बोल रहे थे कि इसमें अधिकतम नहीं हो सकती, लेकिन हमने कर दिया, उससे भी अधिक कर दिया है ना, तो क्या होगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा, यानी विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो जाएगी ना, तो वो हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। अभी जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम रिवाइज कर रहे हैं पूरा चैप्टर। अब देखिए गैसीय विलयन क्या होता है, ठोसीय विलयन क्या होता है और द्रवीय विलयन क्या होता है ना। तो देखिए गैसीय विलयन हमारा क्या होता है, जिसमें विलायक गैस अवस्था में हो, उसे हम गैसीय विलयन कहेंगे। और द्रव्य विलयन किसे कहेंगे, जिसमें विलायक जो है द्रव अवस्था में होगा, उसे हम द्रव्य विलयन कहेंगे। अब ठोसीय विलयन किसे कहेंगे, जिसमें जो है विलायक ठोस अवस्था में हो। देखिए इन विलयनों में होता क्या है, हमें विलय से मतलब नहीं होता है, विलय तीनों में से कोई अवस्था में हो सकता है, लेकिन हमसे बोला है गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन में जो है विलायक गैस अवस्था में होना मैंडेटरी है, और विलायक जो विलय जो है वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस द्रव गैस। ओके, आप ध्यान देंगे। इसी तरह से जो द्रव विलयन होता है उसमें विलायक द्रव अवस्था में होना चाहिए, बाकी जो विलय है वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठोसीय विलयन में क्या होगा, विलायक ठोस अवस्था में होना चाहिए, बाकी कोई भी जो आपका विलय है वो कोई भी अवस्था में हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपके जो है फॉर्मुलेज स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से जो है मेन फॉर्मुलेज स्टार्ट होते हैं और यहीं से जो है न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला आता है भार प्रतिशत, यानी इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं और वेट अपॉन वेट परसेंटेज भी कहते हैं। 3 नाम क्यों लिखे मैंने, वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में किसी तरह से भी पूछ सकता है। हो सकता है आपने भार प्रतिशत याद किया हो और आ जाए द्रव्यमान प्रतिशत, तब आप समझेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैं जो है सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए चलता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ ये हमने पढ़ रखा है ना, कहीं आप इस अंदाजे में ना रहें कि हमने ये पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत या फिर W/W, यानी कि वेट अपॉन वेट परसेंटेज, इस तरह से इसे बोलते हैं ना। अब देखिए इसका जो है परिभाषा क्या होगी, बहुत शॉर्ट में लिखी है मैंने। देखिए 100 ग्राम विलयन में घुली विलय की मात्रा, जिसे हम भार प्रतिशत कहते हैं, यानी भार प्रतिशत किसे कहेंगे, 100 ग्राम विलयन में घुली विलय की मात्रा भार प्रतिशत कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, भार परसेंटेज, भार प्रतिशत बराबर विलय का भार ग्राम में। यहाँ पर ध्यान देंगे आपको किस में लेना होता है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी पता नहीं लगेगा, है ना, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। देखिए विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 100, इस तरह से जो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है ना। अब फॉर्मूला कैसे बनाए वो आपने जो है चैप्टर में पढ़ा ही होगा, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर, अभी हम जो है फॉर्मूलेस को देखते हुए चलेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है आयतन प्रतिशत, इसे हम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं, और इसका जो है परिभाषा हो जाएगी 100 ml विलयन में घुली विलय की ml में मात्रा, उसे हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है हम किस में ले रहे हैं ना, विलय का आयतन किस में लेना है तो ml में लेना है, और विलयन का आयतन किस में लेना है तो भी ml में लेना है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है भार बटे आयतन प्रतिशत, या फिर इसे वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं।
भार बटे आयतन प्रतिशत या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। देखिए यहाँ पर होगा क्या 100 ml विलयन में घुली विलेय की ग्राम में मात्रा, इसे हम क्या कहेंगे भार बटे आयतन प्रतिशत कहेंगे। अब इसका एक फॉर्मूला बन जाता है भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में। ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों चेंज हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो विलेय का भार हम किस में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, और विलयन का आयतन हम किस में ले रहे हैं, तो ml में ले रहे हैं, और इंटू 100 करना है क्योंकि भाई परसेंटेज निकालना है तो इंटू तो 100 से करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है देखिए अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन ये जिसे हम ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, इसे पार्ट्स पर मिलियन इंग्लिश में बोलते हैं, ppm भी बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना, तो याद रखेंगे। एंड इसका जो है परिभाषा क्या होगी, देखिए 10 लाख ग्राम विलयन में, देखिए 10 लाख ग्राम विलयन में घुली विलेय की ग्राम में मात्रा, ये हमसे बोल रहे हैं कि 10 लाख ग्राम विलयन में घुली विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहेंगे, अंश प्रति मिलियन कहेंगे। अब देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो इसीलिए बोला गया है 10 लाख, है ना, तो आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए ppm बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में, दोनों को ग्राम में लेना है। ppm बराबर हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्या होता है, यानी 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। ओके, इस तरह से इसको इंटू करना पड़ेगा, ध्यान देंगे फ्रेंड। इसके बाद आप पढ़ेंगे अंश प्रति बिलियन। ध्यान देंगे यहाँ पर मिलियन है, यहाँ पर बिलियन है। ओके, ppb पार्ट्स पर बिलियन, यहाँ पर पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 10⁹ ग्राम विलयन में घुली विलेय की ग्राम में मात्रा, उसे हम क्या कहेंगे, अंश प्रति बिलियन कहेंगे। ओके, अब इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा ppb बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 9, यानी कि 10⁹। ओके, ध्यान देंगे ये हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोस्तों अभी तक तो जो आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करें, हमें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपके लाइक से हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। इसी तरह से आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं ना, तो हमें लाइक जो है वीडियो के थ्रू ज़रूर किया करें। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होता है, हम जो है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मोलरता और मोललता, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बिल्कुल अच्छे से हम आप इन चीज़ों को समझने वाले हैं। अब देखिए मोलरता क्या होता है, सबसे पहले तो इसे ये पता होना चाहिए कि हम दर्शाते किससे हैं, तो ये कैपिटल M से दर्शाते हैं। और ध्यान देंगे ये जो हमारे मोललता होता है ना, इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। ओके, डिनोट करते हैं। तो दोस्तों मोलरता की परिभाषा क्या होती है, पढ़ लेते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब देखिए m बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारा विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन इसे हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये है, जो आपके विलेय के मोल है ना, इनको हम तोड़ सकते हैं। विलेय के मोल के बराबर क्या होते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ये हमारा जो इसका मोल का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो समझने में फॉर्मूले को, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार गुणे विलेय का आयतन लीटर में, है ना। इस तरह से हमने जो है इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया है। अब बात करते हैं कि इन्हें संकेतों में कैसे लिखना है ना। संकेतों में इस तरह से लिखेंगे, देखिए WB कैपिटल W है, B बोले तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, A + B = T, है ना। A + B = T। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, A + B = T। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो आपका A है ना, वो आपका होता है विलायक, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। और जो आपका V होता है ना, उसे हम कहते हैं विलेय। संकेतों में ध्यान देंगे, ये हमारा जो T होता है ना, इसे हम कहते हैं विलयन, यानी सॉल्यूशन, ध्यान देंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हुए चलें तो और आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए A हमारा क्या होगा, विलायक, B हमारा क्या होगा, विलेय, T हमारा क्या होगा, विलयन, यानी सॉल्यूशन। ओके, ध्यान देंगे, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने जो है WB लिखा है। WB का क्या मतलब होता है, विलेय, यानी कि इस B का मतलब क्या है, विलेय, और W का मतलब क्या होता है, वेट, यानी वेट ऑफ विलेय। विलेय बोले तो सॉल्यूट, है ना। यहाँ पर देखेंगे यानी कि विलेय का भार ग्राम में, विलेय का अणु भार, M फॉर मास होता है ना, द्रव्यमान होता है ना, तो इसलिए हमने बोला है, देखिए अणु भार, विलेय का अणु भार गुणे
ये टी आ गई, देखिए यहाँ पर टी आ गई ना। मैंने कि बोला था आपसे टी क्या होता है, विलियन। विलियन का आयतन, बी बोले तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, है ना। तो विलियन का आयतन लीटर में। देखिए कितने अच्छे से आपको जो है समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार दोबारा इसे समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ए क्या होता है, विलायक होता है, बी क्या होता है, विलेय होता है, टी क्या होता है, विलियन होता है। अब देखिए विलेय का भार, देखिए विलेय का भार ग्राम में, विलेय का अणुभार गुणे विलियन का आयतन लीटर में। इस तरह से आपको करना होता है। और अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह से लिखते हो ना, तो आपके कई फ़ायदे होते हैं। देखिए सबसे पहला कि आपका टाइम बचता है, क्योंकि अपने इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूले लिखेंगे और हम अगर संकेतों में लिखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा टाइम तो बचेगा ही। और दूसरी बात ये, एग्जामिनर में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है ना, उस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो समझता है कि हाँ स्टूडेंट ने मेहनत से पढ़ाई की है और इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से लिखा है ना। उसे ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ में जल्दी नहीं आती, क्योंकि कॉपी तेज़ तेज़ चेक करते हैं टीचर्स लोग, है ना। तो इसलिए मैं सजेशन करूँगा कि आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अगर संकेतों में लिखेंगे ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो है 3 फॉर्मूलेज आए हैं टोटल, 3 नहीं 2 आए हैं। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला था, इससे हमने ये मॉडिफाई करा है और कुछ भी नहीं, और इसे तो हमने संकेतों में लिखा है। दोस्तों इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल हो आप उसे याद कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको यही याद करना है ना, जो भी आपको सूटेबल है आप याद कर सकते हो, क्योंकि याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, आपको याद करना ही करना है। नेक्स्ट बात करें इसके मात्रक की। देखिए मात्रक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मात्रक आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो आपका वहाँ पर 1 मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर जो है आपका मात्रक का ही होता है। मात्रक इसका लिखना ज़रूरी है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, या फिर इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। देखिए आपका अगर न्यूमेरिकल आया है उसे सॉल्व कर रहे हो तो उसके लास्ट में आपको मोल प्रति लीटर लिखना है या फिर कैपिटल एम लिख देना है, बात ख़त्म, है ना। इतना ही आपको करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। इस पर हमने काफ़ी देर तक चर्चा कर ली। नेक्स्ट हमारा है मोललता, है ना, मोललता। देखिए यहाँ पर मोलरता है, यहाँ पर मोललता है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हम इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ओके, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसका फॉर्मूला आ जाता है m बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया जो मोल होता है ना, वो क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, इस तरह से हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए हमने करा क्या, इसे मॉडिफाई किया थोड़ा सा। विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार जो है किस में लेंगे, किलोग्राम में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना, तो इसमें विलियन था, इसमें विलायक है। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए विलेय विलियन विलायक में, है ना, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसे संकेतों में कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था संकेतों में लिखना, और संकेतों में लिखना ज़रूरी होता है। अब देखिए विलेय का भार ग्राम में, विलेय का अणुभार गुणे ये ए क्या होता है, तो विलायक होता है। देखिए यहाँ पर ए आ गया ना, तो विलायक का भार किलोग्राम में। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम या फिर स्मॉल एम। ओके, काफ़ी आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप इसे दिल लगाकर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने में। मुझे तो बहुत फेवरेट मेरा ये चैप्टर होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ना, तो नॉर्मलता। नॉर्मलता बोले तो एन, कैपिटल एन से इसे डिनोट करते हैं नॉर्मलता को, है ना, नॉर्मेलिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक। यहाँ पर ग्राम तुल्यांक आ गए तो आपको डरना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाता है। देखिए यानी कि इसकी जो परिभाषा हो गई है, एन बराबर एक फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम इसे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, है ना। ये हमारा जो है ग्राम तुल्यांक होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमने इसे मॉडिफाई कर दिया, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलेयन का आयतन लीटर में, है ना। तो ये हमने इसे मॉडिफाई कर दिया। यानी यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, जो आपके ग्राम तुल्यांक होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अगर यहाँ पर विलायक होता तो विलायक का भार बटे विलायक का तुल्यांकी भार, है ना। तो इस तरह से आप समझना है आपको चीज़ों को, तो आपको बहुत आसान लगेंगी चीज़ें, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे संकेतों में कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था, संकेतों में लिखना सीख लीजिए। विलेय का भार बटे ई, यहाँ पर ई आ गई। देखिए तो इसका मतलब क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विलेय का तुल्यांकी भार इंटू
सॉल्यूशन, यहाँ पर टी का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन यानी विलियन, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। आप ध्यान देंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पढ़ लेते हैं इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या एन, एन से भी इसे डिनोट कर सकते हैं या फिर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए मात्रक मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक नंबर जो है आपका मात्रक का होता है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो लास्ट में आपने मात्रक लिखना ही भूल गए तो एक नंबर तो आपका कट हो गया, समझ लीजिए। तो इसलिए मात्रक लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, है ना। तो मोलरता और नॉर्मलता हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं एन और एम में क्या रिलेशन होता है ना, इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिश्तेदारी होती है, चलिए देख लेते हैं एन और एम। अब आपसे मैं पूछूंगा कि एन का क्या मतलब होता है, कैपिटल एन, तो आप कहेंगे नॉर्मलता होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कैपिटल एम का क्या मतलब होता है, तो अब आपने इतना पढ़ लिया है, इतने होशियार आप हो गए हो कि आप मुझे कहेंगे कि ये मोलरता होता है ना। तो अब इन दोनों में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन पढ़ने वाले हैं, संबंध पढ़ने वाले हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एन अपॉन एम बराबर एम अपॉन ई। अब ये क्या चीज़ है भाई, तो देखिए नॉर्मलता बटे मोलरता, है ना, बराबर होगा किसके, मोलरता बटे तुल्यांकी भार, है ना। ये हमारा बराबर हो, या फिर आप इसे इस तरह से लिख सकते हो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर क्या हो जाएगा एन। एन जहाँ पर एन क्या है देखिए, अम्लता या क्षारकता या आवेश है। ओके, ये तीन चीज़ें हो सकती है, अम्लता, क्षारकता या फिर आवेश हो सकता है एन, है ना, स्मॉल एन की बात हो रही है। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, यहाँ से आपको जो है रिलेशन से रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है ना, तो यहाँ से आप इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है मोल प्रभाज, है ना। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ये काफ़ी आसान है और काफ़ी फर्जी टॉपिक है और यहाँ से आपके जो नंबर फिक्स हैं। अगर ये आती है डेफिनेशन लिखने को या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है ना, तो ये नंबर फ्री के समझना क्योंकि काफ़ी आसान है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मोल प्रभाज यानी इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, मोल प्रभाज को एक्स से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले, तो परिभाषा काफ़ी आसान है। देखिए किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये समझने की बात है, आपके समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए किसी घटक, अब घटक क्या होता है, विलयन में कितने घटक होते हैं, दो ही होते हैं ना, विलय और विलायक, तो घटक उसी को बोला जा रहा है। देखिए किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, यानी अगर हम यहाँ पर विलय को मान लें, किसी विलय का मोल प्रभाज उस विलय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब इसे समझते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलय का एक्स यानी कि विलय का मोल प्रभाज, यहाँ पर एक्स इसलिए लिखा है जिसके बड़ा ना हो। देखिए विलय का मोल प्रभाज बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा विलय के मोल बटे कुल मोल, है ना। अब देखिए विलय का निकाल रहे हैं तो विलय ऊपर आएगा और नीचे कुल आ जाएगा। विलायक का निकालते तो यहाँ पर विलायक आता है, यहाँ पर विलायक आता है ऊपर, है ना। नीचे तो कुल आना ही है, टोटल नीचे आएगा, टोटल मोल तो नीचे आएगा ही आएगा, इसे आप ध्यान देंगे। अब देखिए विलय का हम निकाल रहे हैं तो विलय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोल बटे कुल मोल। अब इसे संकेतों में कैसे लिखना है, देखिए फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप संकेतों में अच्छे से लिखना समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है एन क्या है, तो एन हमारा मोल होता है ना, मोल को डिनोट करता है। देखिए विलय के मोल बटे ये हमारा क्या होता है, विलायक के मोल और विलय के मोल। अगर हम देखिए अब यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं दोनों को, टोटल मोल कैसे निकालेंगे। देखिए हमारा कोई सॉल्यूशन है, उसमें टोटल कितनी चीज़ें होती हैं, दो होती हैं ना, विलय और विलायक, दो ही चीज़ होंगी और तीसरी तो कोई होगी नहीं। तो हम करेंगे क्या, उन दोनों को जोड़ देंगे, उन दोनों के मोल को जोड़ देंगे तो हमारे कुल मोल आ जाएंगे। तो यही तो हम कर रहे हैं। देखिए विलय के मोल और विलायक के मोल दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे टोटल मोल आ जाएंगे, तो वही है यहाँ पर। और ऊपर हमारा क्या है, विलय के मोल, क्योंकि हम विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो ऊपर हमें विलय के मोल लेने पड़ेंगे। अगर हम ऊपर जो है, अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना होता तो ऊपर हम क्या करते, विलायक के मोल लेते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हो क्या जाएगा, एन टी को लिख दिया, टी बोले तो सॉल्यूशन, है ना, एन टी यानी टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। एंड यहाँ पर देखेंगे विलय के मोल, है ना, विलय के मोल और विलयन के मोल का अनुपात को क्या कहते हैं, इन दोनों का अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। और एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ए यानी कि विलायक का मोल, है ना, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोल बटे कुल मोल, विलायक के मोल बटे सॉल्यूशन के मोल यानी कि विलयन के मोल। तो इस तरह से हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट हमारा है विलेयता। आखिर ये विलेयता होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। ध्यान देंगे, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मैक्सिमम क्वांटिटी जो निश्चित यानी कि जो फिक्स टेम्परेचर पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है।
तो उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी कहते हैं। नोट आप याद रखेंगे, जो आपका O2 जल में कम घुलनशील होती है, O2 जो आपकी होती है वो जल में कम घुलनशील होती है, और जो आपका CO2 व HCl अधिक घुलनशील होती है जल में। अब ऐसा क्यों, उसका जो है रीज़न होता है। रीज़न मैंने आपको जब महामैराथन जो चैप्टर कराया था पूरा, उसमें मैंने आपको बता रखा है, और इसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको बेसिक से चीज़ें समझनी है ना, तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, ये शॉर्ट नोट्स है। नेक्स्ट हमारा है घुलनशीलता समानुपाती होती है अवशोषण गुणांक के, यानी कि अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होगा, किसी गैस की मात्रा जो है घुलनशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने इतना पढ़ लिया है, अभी थोड़ा बहुत आधा चैप्टर आपने 50% चैप्टर तो समझ लीजिए पढ़ लिया है ना। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे जो है एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को फटाफट से लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी फिर सीख पाएंगे, शॉर्ट नोट्स के थ्रू है। तो दोस्तों आई होप आपका चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है हेनरी का नियम, है ना। तो चलिए अब हम हेनरी के नियम को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं हेनरी का नियम। आखिर ये हेनरी का नियम क्या है? काफ़ी स्टूडेंट को ये टफेस्ट नियम लगता है, लेकिन काफ़ी आसान है। ये बिल्कुल आसान नियम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता यानी कि घुलनशीलता। देखिए घुलनशीलता और विलेयता बात एक ही है। विलेयता का तात्पर्य ही होता है घुलनशीलता, है ना। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि स्थिर ताप बोल दिए तो कांस्टेंट हमारा होना चाहिए टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, ओके। और उस पर जो हम किसी गैस की द्रव्य में घुलनशीलता को देख रहे हैं ना, तो यदि हम किसी गैस को किसी द्रव्य में घोलेंगे तो उस गैस पर जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे वो उतनी ज़्यादा घुलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि समानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर आप इस तरफ की चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो समानुपाती की उस तरफ वाली चीज़ भी इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब यही तो है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर देखिए M समानुपाती P का मतलब क्या है? देखिए जो आपका घुलनशीलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। जितना ज़्यादा आप दाब लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो है गैस द्रव में घुलेगी। इसका मतलब ये है, समानुपाती का यही मतलब होता है कि एक तरफ की चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी तरफ की चीज़ भी इंक्रीज़ होगी, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, समानुपाती का साइन जब भी हटता है तब कोई ना कोई स्थिरांक कांस्टेंट वगैरह आती हैं। तो यहाँ पर भी आएगा, देखिए M बराबर KP। के क्या है यहाँ पर? तो देखिए के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ओके। हेनरी नियतांक स्थिरांक कह सकते हैं, ओके। तो M बराबर KP हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है M बराबर KP। यहाँ से रिलेटेड आपको जो है न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जो है हवा चल रही है, आप मैनेज करिएगा। सो यहाँ पर देखिए M बराबर KP आपका फॉर्मूला हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं M क्या है। तो देखिए M हमारी है क्या है, घुली गैस की मात्रा, है ना। घुली गैस की मात्रा M है, जिसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए P क्या है, साम्य पर गैस का दाब। जो आपका साम्य होता है, साम्य स्थापित कब होता है? जब दोनों तरफ इक्वल वैल्यू हो जाती है तब, है ना। तो साम्य पर गैस का दाब, ये हमारा हो जाएगा P। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और हमारा K क्या है, स्थिरांक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वाष्प दाब। आखिर ये वाष्प दाब क्या होता है? तो वाष्प दाब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, स्थिर ताप पर द्रव वाष्प साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह लगाया गया दाब का वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ पर जो है एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे तो आपको वाष्प दाब समझ में आ जाएगा। देखिए स्थिर ताप, यहाँ पर भी स्थिर ताप बोल दिया, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। स्थिर ताप पर द्रव वाष्प साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा, द्रव वाष्प क्यों बोल रहे हैं, और साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। यानी कि जो आपका वाष्प है ना, जो आप द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर रहे हो, और वो वाष्प जो है द्रव की सतह पर क्या लगाएगी, एक दाब लगाएगी, एक प्रेशर क्रिएट करेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, दाब का वाष्प दाब कहेंगे, है ना। द्रव का वाष्प दाब कहेंगे, और यही हमारा क्या है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है राउल्ट का नियम, है ना। हेनरी का नियम और एक राउल्ट का नियम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम हो जाते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से अगर कोई नियम पूछा जाएगा तो इन दोनों में से तो ज़रूर ही आएगा, हेनरी का नियम या फिर राउल्ट का नियम। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, स्थिर ताप। अब यहाँ पर भी स्थिर ताप बोल दिया, यानी कि यहाँ पर भी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, ओके। स्थिर ताप पर PA बराबर P0 AX से
और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी तथा पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी या फिर पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब ये मैंने क्या बोल दिया, ये आपको समझ में आया होगा कई स्टूडेंट के और कई स्टूडेंट के नहीं आया होगा। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है उनके तो आया ही होगा समझ में, और जिन्होंने जो है अच्छे से नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर P क्या बोल रहा है, तो P क्या है, हमारा प्रेशर है, ऑब्वियसली प्रेशर है। अब देखिए पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए और कॉमा पी बी। यहाँ पर ए और बी का मतलब तो आप समझते होंगे। ए हमारा क्या है, विलायक है, बी हमारा क्या है, विलेय है, और एस यहाँ पर बोल दिया तो ये सॉल्यूशन होगा, है ना। यहाँ पर जो है एस बोला गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए और पी बी बराबर हो जाता है हमारा पी नॉट बी एक्स बी तथा अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला है समझ लीजिए, है ना। अब देखिए हमने ये दोनों चीज़ें तो निकाल ली, पी ए का मान इतना है, पी बी का मान इतना है। अब देखिए पी एस का मान निकालना है तो पी ए प्लस पी बी करना होगा, यानी कि दोनों को जोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए पी एस का मान आ जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पर देखिए पी ए हमारा मान कितना है, ये है, पी बी का मान हमारा ये है, तो हमें सिर्फ रखना है वैल्यू को। तो देखिए पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो दोस्तों ये हमारा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बन जाएगा। आप इसे याद रख लें, चाहे आप इसे याद रख लें, बात एक ही है और आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर पी ए व पी बी क्या है, घटक ए व बी के आंशिक वाष्प दाब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए पी नॉट ए व पी नॉट बी बराबर क्या है, घटक ए व बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, यानी कि जो आपका पी ए और पी बी ए नॉर्मल नॉट नहीं लगाए तो वो घटक के क्या होंगे, ए बी के आंशिक वाष्प दाब होंगे, जबकि पी नॉट ए नॉट लग गया ना तो यहाँ पर क्या घटक ए व बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होंगे। वाष्प दाब तो दोनों ही हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आंशिक वाष्प दाब वो है और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ये वाला होगा, ये वाला, है ना। अब देखिए एक्स ए व एक्स बी क्या है, तो घटक ए व बी के मोल प्रभाज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स ए, है ना। एक्स बोले तो मोल प्रभाज होता है और ए बोले तो विलायक होता है और बी बोले तो विलयन होता है। तो यही बोल रहे हैं घटक ए व बी के मोल प्रभाज, घटक बोले तो विलेय या फिर विलायक। अब देखिए पी एस बराबर यानी विलयन का, पी एस क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब है, टोटल, है ना, टोटल वाष्प दाब है सॉल्यूशन का, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला था एस यहाँ पर क्या है, विलयन है, ओके। यहाँ पर टी भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पर एस है, ओके। ध्यान देंगे, ये आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो जाते हैं और इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला हो जाता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आदर्श विलयन, है ना। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। आदर्श विलयन काफ़ी आसान है। देखिए सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी कि आदर्श विलयन हम नॉर्मली उसे कहेंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। देखिए एक आदर्श और एक अनादर्श, दो विलयन होती है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन, अब अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो एग्जाम में, आदर्श विलयन उन्हें कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन उन्हें कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। अब अगर आपको समझना है तो देखिए सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। देखिए पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए कॉमा पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ये बराबर होता है किसके, इसके, और मैंने आपको बता ही दिया है ये तो। अब देखिए जो आपका डेल एच होता है वो मिश्रण बराबर 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब जो आपका वॉल्यूम होगा, देखिए एच फॉर हीट है यहाँ पर और वी फॉर वॉल्यूम है, यानी आयतन है। अब देखिए यहाँ पर डेल का निशान इसलिए लगाया क्योंकि सूक्ष्मतम मात्रा होती है। अब इस मिश्रण को भी 0 कहेंगे और एस बोले तो सॉल्यूशन, इसका मिश्रण भी जो है ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा, तो ये जो है पालन करता है नियम का, इसलिए जो है आदर्श विलयन कहलाता है। अब अनादर्श विलयन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अनादर्श विलयन आप देखेंगे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं, यानी कि पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, यानी कि पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और जो आपका पी बी होता है वो भी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका पी एस है वो भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के, है ना। और ये सारी चीज़ें नॉट इक्वल टू होंगी, क्यों, क्योंकि भाई ये नियम का पालन ही नहीं करती हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं, ओके। ये आइडियल और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, ध्यान देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म, है ना। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं,
ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इन्हें हम इंग्लिश में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है इस टॉपिक में आपके जो है 4 टॉपिक्स क्रिएट होते हैं। कौन कौन से आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आप अणुसंख्य गुणधर्म की परिभाषा को समझ लें। देखिए, जो गुण अणुओं या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और अणुसंख्य गुणधर्म किसके समानुपाती होता है, कणों की संख्या के। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गुण अणुओं की या फिर कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो ये अणुसंख्य गुणधर्म बराबर हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे किसके, कणों की संख्या के, है ना, क्योंकि ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब देखिए, इसमें जो है फर्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कौन सा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसकी परिभाषाएं काफ़ी लंबी चौड़ी है। आप अगर डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप चैप्टर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने पढ़ रखा है ना तो ये रिवीजन के लिए काफ़ी है। देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, P माइनस PS/P इज इक्वल टू XB। तो फ्रेंड, जहाँ पर P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और आपका PS क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब है, और P क्या है, मैंने आपको बताया, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है, P और या फिर P0। ओके, ये हो सकता है। तो देखिए, ये बराबर किसके हो जाएगा, XB बोले तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, X हमारा मोल प्रभाज होता है और V हमारा विलेय होता है। तो विलेय के मोल प्रभाज, अब देखिए ये भी बराबर हो जाएगा किसके, NB/Na प्लस NB। ये देखिए N क्या है, मोल है, विलेय के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल, यानी टोटल मोल। तो ये हमारा राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम भी होता है, यही राउल्ट का नियम है। ये हमारा जो है द्रव्य अवस्था में होता है और ये नॉर्मल हमारा राउल्ट का नियम होता है, ये वाला, है ना, ध्यान देंगे। P माइनस PS/P बराबर XB, ये फॉर्मूला आप ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से जो है न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं। अब ये फॉर्मूला आप याद कर लें, चाहे आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, बात एक ही है। क्योंकि देखिए, P माइनस PS/P बराबर XB होता है, और ये XB बराबर किसके होता है, NB/Na प्लस NB। तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा है, क्योंकि तनु विलयन के लिए जो NB है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, किसके, जो Na है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो NB है वो बहुत कम होता है, यानी विलेय। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तनु विलयन किसे कहेंगे, जो पतला होगा यानी कि विलेय कम होगा। तो विलेय के मोल, अब भाई विलेय के मोल बहुत ज़्यादा कम है, तभी तो वो पतला विलयन है, यानी कि तनु विलयन है। और Na बोले तो जो आपका विलायक है वो ज़्यादा मात्रा में होगा, विलायक के मोल ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, जो आपके विलेय के मोल हैं। तो इसलिए जो है विलेय के मोल इज़ वेरी लेस देन विलायक के मोल, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते, देखिए, इसलिए जो P माइनस PS/P बराबर NB/Na होता है ना, जहाँ पर देखिए P या P0 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो आपका PS होता है विलयन का वाष्प दाब होता है, और XB आपका क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज होता है। NB क्या होता है, विलेय के मोल होते हैं। Na क्या होता है, विलायक के मोल होते हैं। P माइनस PS या P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन होता है। जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ही रखी होंगी। देखिए, ये काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी अब आप सभी को। एंड अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वथनांक में उन्नयन। पहला हमारा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, इसे हम ΔTB से डिनोट करते हैं। देखिए, अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ΔTB बराबर TS माइनस T, M बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w और अपॉन में ΔTB इंटू कैपिटल W। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ΔTB बराबर क्या होता है, KB इंटू M। ये हमारा क्या होता है, मोललता होता है, मोललता। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या क्या यूज हुआ है, जहाँ पर M हमारा है, M क्या है, विलेय का अणुभार है, और जो आपका KB है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ओके, और आपका स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, और ΔTB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो गई होंगी। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि इसके ही अंदर आता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखिए, अभी तक हमने जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के 2 पॉइंट्स को पढ़ा है, 2 टॉपिक्स को पढ़ा है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, यह भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक और टॉपिक होता है, सब टॉपिक मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसे हम KB से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा होती है 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, यानी 1000 ग्राम, यार 1000 ग्राम हम 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं ना। तो 1000 ग्राम विलयन में विलेय का 1 मोल घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होगी ना, उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसे हम KB से डिनोट करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।
सो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने जो है इस चैप्टर को 90% कवर कर लिया है। अब आपका 10% बचा हुआ है, चलिए उसे भी हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिमांक में अवनमन। मैंने आपको बताया जो आपका ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो ना, तो इसमें हमने दो टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। अब थर्ड हमारा टॉपिक है हिमांक में अवनमन, है ना। हिमांक में अवनमन ये काफ़ी आसान है, देखिए डेल टी एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट है तो एफ आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी, यानी कि अवनमन। देखिए अवनमन और उन्नयन में आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। देखिए अवनमन का मतलब होता है कमी, और उन्नयन का मतलब होता है कि वृद्धि, है ना। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि और अवनमन का मतलब होता है कमी, तो इतना आप याद रखेंगे। तो हिमांक में अवनमन यानी हिमांक में कमी, इसकी परिभाषा हो जाएगी अवाष्पशील पदार्थ। अब देखिए अवाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं? अवाष्पशील मतलब जो वाष्प में परिवर्तित ना हो, जैसे कि चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया और जो आपका नमक हो गया, ये अवाष्पशील है। तो इसलिए अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है ना, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगी उसको हम क्या कहेंगे? हिमांक में अवनमन कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है डेल टी एफ बराबर टी माइनस टी एस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और एम बराबर क्या हो जाएगा? 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और जहाँ पर डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम होता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा जो है इसी का सब टॉपिक होता है ये मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक जिसे हम के एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए स्थिरांक बोल रहे हैं इसलिए क्या आ रहा है ना यहाँ पर, ध्यान देंगे। 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी आएगा, क्योंकि अवनमन पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए 1000 ग्राम विलायक में हम क्या कर रहे हैं? विलेय का 1 मोल घोल रहे हैं, और उसमें जो है उसके कारण जो है हिमांक में होने वाली जो कमी होगी ना, उसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। ओके, आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि हमारा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितनी है? टोटल 4 हैं, जिससे कि हमने 3 पढ़ ली हैं। अब हमारा जो है चौथी वाली पढ़ रहे हैं। देखिए परासरण दाब, जो कि चौथी हमारी प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, परासरण दाब, है ना, जिसे हम पी या पाई से डिनोट करते हैं। पी या फिर पाई दोनों से आप डिनोट कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक के बीच होने वाली परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब की मात्रा, यानी कि जो आपका विलयन है ना, कोई भी विलयन हो सकता है, तथा शुद्ध विलायक के बीच, कोई विलयन तथा शुद्ध विलायक के बीच परासरण की क्रिया होती है ना, परासरण की क्रिया ऑब्वियसली होती है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। उसे रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। उसकी मात्रा को, यानी दाब की मात्रा को परासरण दाब कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परासरण दाब का समीकरण, है ना। परासरण दाब का समीकरण, या फिर इसे हम कहते हैं आदर्श विलयन समीकरण। देखिए दो नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में से किसी भी नाम से ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। परासरण दाब का समीकरण या फिर आदर्श विलयन समीकरण आपको याद रखना है। देखिए ये हमारी एक समीकरण होती है PV इक्वल टू NRT, ये हमारी आदर्श गैस समीकरण होती है। तो PV बराबर NRT होती है, या फिर हम इसे PV बराबर W अपॉन M RT कह सकते हैं। ओके, और P बराबर N अपॉन V RT कह सकते हैं, या फिर P बराबर CRT कह सकते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या क्या बता दिया आपने? तो देखिए PV बराबर NRT होता है। अब यहाँ पर N क्या है? मोल है। मोल क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार, यानी इस फॉर्मूले को ही हमने 3 जगह मॉडिफाई किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए W/M RT हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसे हम और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फॉर्मूले को हमने इसमें कन्वर्ट किया, अब इस फॉर्मूले को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए P बराबर, ये V जो आप मल्टीप्लाई में देख रहे हो बराबर के उस साइड जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, तो P बराबर N अपॉन V RT हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देखिए P बराबर N अपॉन V RT, तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसको हम जो है इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका N अपॉन V है ना, N अपॉन V इसे हम C कहते हैं। C बोले तो कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा P बराबर CRT। तो इस तरह से हमने जो है एक फॉर्मूले को 3 फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपने चैप्टर को डीप में पढ़ा है ना, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा था, है ना। अब देखिए जहाँ पर P क्या है? आपका विलयन का परासरण दाब है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ATM में मापते हैं। V क्या है? वॉल्यूम है किसका? विलयन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे विलयन का आयतन लीटर में, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका N है वो मोल होता है। T हमारा क्या होता है? परमताप, जिसे हम केल्विन में मापते हैं। R क्या होता है? विलयन स्थिरांक,
जिसका जो मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है 0.821 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये इसका जो है मात्रक है, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका मात्रक है, इसे आपको याद रखना है 0.821 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, याद रखेंगे। एंड W क्या होता है, विलेय का भार होता है, M क्या होता है, विलेय का अणु भार होता है, और C बराबर M बराबर मोलरता, यानी कि C या फिर M ये हमारा मोलरता होता है, कंसंट्रेशन यानी मोलरता। ओके, अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है मोलरता का, तो मोल प्रति लीटर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखना है, मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचता है, जो कि है समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन कैसे कहते हैं, जिन विलयनों के परासरण दाब समान हो, अर्थात जिनके बीच परासरण की क्रिया न हो, उसे हम समपराशरी विलयन कहेंगे। समपराशरी यानी कि समान परासरण दाब, है ना, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, जिन विलयनों के परासरण दाब समान हो, अर्थात जिनके बीच परासरण की क्रिया न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, समपराशरी विलयन कहेंगे। यदि P1 बराबर P2 हो जाए तो C1 बराबर C2 हो जाएगा, इसलिए N1/V1 बराबर N2/V2 ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो है समपराशरी विलयन का ये फॉर्मूले बन जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इस तरह से जो आप देखेंगे आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो हमने कवर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है ये चैप्टर लगभग दो पेजों में ही कंप्लीट हो गया, और इस तरह से जो है मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है। इस वजह से ये जो है वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो से ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया होगा। जिसने अच्छे से पढ़ा है उस स्टूडेंट का जो है ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हुआ होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है ना, ये अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, शॉर्ट नोट्स अच्छे लगे हैं, तो इन्हें तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो टेलीग्राम पर जाकर, और हमें जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और क्या आप और भी शॉर्ट नोट्स चाहते हो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को एक लाइक, दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने के लिए एंड ऐसे ही पढ़ाने के लिए। एंड दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि देखिए ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी है ना, तो आपके फ्रेंड को भी अच्छी लगेगी, तो आप अपने फ्रेंड को इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड फ्रेंड, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।